मिस्र यानी इजिप्ट इस दुनिया के नक्शे की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिर्फ गीजा के पिरामिड या राजसी फरोह के स्मारक से ही नहीं जानी जाती, बल्कि एक ऐसी औरत की चालाकी और खूबसूरती से जानी जाती है जिससे मिस्र का कोई भी मर्द नहीं बच सका। क्लियोपैट्रा 69 BC में जन्मी, 300 साल से मिस्र पर राज कर रहे टोलेमी शासकों में से ओलीड्स की बेटी और मिस्र की। आज की रात क्लियोपैट्रा के लिए वो रात थी जिसकी सुबह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। अलेक्जेंड्रिया के महल में चारों ओर जोर शोर से अगले दिन होने वाली शादी की तैयारियां चल रही थी। शाम का सूरज ढल चुका था और मिस्र की होने वाली दुल्हन राजकुमारी क्लियोपैट्रा अपने कमरे के बीचों बीच स्नान कुंड में एक हाथ में मदिरा लिए तो दूसरे हाथ से कमल को अपने कोमल बदन पर फेर आराम फरमा रही थी। तभी एक दासी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बधाई हो राजकुमारी क्लियोपैट्रा, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। बस एक और रात। अरे नूबिया, कल का दिन राजकुमारी के लिए ही नहीं हमारे मिस्र के लिए भी खास है। आखिरकार मिस्र में पहली बार क्लियोपैट्रा जैसी सर्वगुण संपन्न और होनहार राजकुमारी राज सिंहासन पर बैठेगी। अगले ही पल दूसरी दासी ने मजाकिया लहजे में कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर राजकुमारी को राज सिंहासन पर बैठ मिस्र पर नजर डालने से पहले अपनी राजकुमार पर भी तो नजर डालनी पड़ेगी ना। उनकी तीखी नशीली आंखों से भला राजकुमार बचकर जाएंगे कहाँ। ये कहकर वो सब हंसने लगे। क्लियोपैट्रा ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, कौन सा राजकुमार मुझे पहली बार देख रहे हैं, पर ये मिस्र, ये तो इस महारानी को पहली बार राजगद्दी पर बैठे देखेगा। और वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी एक आदमी के चीखने की आवाज आई। सबका ध्यान उस आवाज की तरफ गया। उस वक्त राजकुमारी के कक्ष के दरवाजे पर डर से कांप रहा नौकर खड़ा था। राजकुमारी, आपके कमरे में सांप है। उसके ठीक सामने एक बड़ा सा नीली आंखों वाला जहरीला सफेद सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ था, जो उसकी तरफ ही देख रहा था और बार बार आवाज करते हुए अपनी जीभ बाहर निकाल रहा था। लेकिन क्लियोपैट्रा को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने आराम से मदिरा की एक चुस्की ली और नौकर से बोली, उससे अपनी नजरें मत हटाना और हिलना भी मत, वरना बेशक तुम्हारी ये आखिरी चीख होगी। उस सांप को देखकर उस नौकर का शांत खड़े हो पाना तो मुश्किल ही था, पर तभी ये कहते हुए क्लियोपैट्रा नजाकत के साथ अपने स्नान कुंड से बाहर आई और उसकी दासियों ने उसे रेशमी चोगा उड़ा दिया। बताओ क्यों आए हो यहाँ? ये बोल क्लियोपैट्रा ने उस सांप को अपनी पैनी नजरों से बड़े ध्यान से देखा। उन दोनों की नजरें मिलते ही वो सांप पालतू जानवर की तरह उसकी तरफ सरसराते हुए पहुंच गया और देखते ही देखते वो उसके हाथों पर चढ़कर उसके कंधे पर जाकर बैठ गया। ये देख उस नौकर की आंखें घबराहट से बाहर आ गईं। उसने हिम्मत करके अपने हाथ में रखा थाल आगे बढ़ाया और कांपते हुए बोला, ये तोहफा आपकी बहन आर्सिनोए ने आपके लिए भेजा है ताकि आप इसे कल समारोह में पहन सके, और अजीजा जी ने आपको चंद्र कक्ष में बुलाया है। उसकी बात सुनते हुए क्लियोपैट्रा उस सांप को बड़े प्यार से निहारते हुए अपने आंखों के सामने लेकर आई और उस नौकर को वहां से जाने का इशारा किया, लेकिन नौकर अब भी वहीं खड़ा था। नौकर देखना चाहता था कि आखिर क्लियोपैट्रा इतने जहरीले सांप के साथ करने क्या वाली है। उन दोनों की आंखें एक जैसी नीली थीं, लेकिन अगले ही पल राजकुमारी ने उस सांप को वापस नीचे उतार दिया, जिससे डरकर वो नौकर वहां से भाग गया। इसी बीच रोम का राजदूत अपने कुछ सैनिकों के साथ सीधे राजकुमार टोलेमी के कक्ष की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उस वक्त इन सब से अनजान राजकुमार टोलेमी प्रधानमंत्री पोथाइनस और अन्य साथियों के साथ आलीशान तख्त पर बैठ अपने राजा बनने की खुशी में जश्न मना रहा था। तभी रोम का राजदूत अचानक उनके कक्ष में अंदर आ गया और बोला, राजकुमार टोलेमी, सेवा में हाजिर। मैं रोम का राजदूत रोम के महाराज की तरफ से राजगद्दी पर बैठने वाले के लिए संदेश लेकर आया हूँ। उसकी बात सुन हंसी ठहाकों की आवाज तुरंत शांत हो गई। उसे बिना इजाजत कक्ष में आते देख टोलेमी आग बबूला हो उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे कमरे में आने की? मेरी इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार।
पर यह संदेश राजगद्दी पर बैठने से पहले आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। टॉलेमी ने चिढ़ते हुए खत को अपने हाथ में ले लिया और उसे जाने का इशारा किया। जाते जाते राजदूत ने एक आखिरी बार रहस्यमयी ढंग से टॉलेमी से कहा, एक बात और राजकुमार, रोमन सैनिकों ने अपनी छावनी मिस्र के बाहर ही लगा रखी है। जरूरत पड़ने पर महल में दोबारा आने में हमें देरी नहीं होगी। और वो वहां से सीधे चला गया। टॉलेमी ने खत को खोलकर देखा। उस खत में रोमन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उसने नजरें चुराते हुए वो खत पोथाइनस को पकड़ाकर उसे पढ़ने को कहा, लेकिन जब पोथाइनस ने खत को देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। अपनी घबराहट को छुपाते हुए उसने टॉलेमी से कहा, इसमें तो आपकी तारीफें लिखी हैं। कहा है कि आपके जैसा इतनी कम उम्र का बुद्धिजीवी रोम के महाराज ने आज तक नहीं देखा। आपकी हिम्मत और बहादुरी के चलते रोम की सेना तो मिस्र की सीमा पर ही रुक गई, आगे आने की हिम्मत ही नहीं की। अब आप ही एक दयालु हैं जो अपने राज के खजाने से उनके सैनिकों का पेट भर सकते हैं। राजकुमार, यूँ समझिए कि वो आपसे भीख मांग रहे हैं। ये बोल पोथाइनस ने खत को तुरंत बंद किया और रहस्यमय तरीके से राजकुमार की तरफ देखने लगा। लेकिन अपनी तारीफ सुन टॉलेमी की आंखें चमक उठी। क्या कहा? भीख मांग रहे हैं? अब समझ में आई उन्हें मेरी काबिलियत। अब उन्हें पता चलेगा कि मैं महाराज ऑलिट्स नहीं हूँ जो उनके पीछे पीछे दुम हिलाकर जी हुजूरी करूं। मैं मिस्र का असली महाराज हूँ। मेरे नाम की जय जयकार उनके सैनिकों को भी सुनाई देनी चाहिए। कहकर वो हंसने लगा। तभी पोथाइनस ने उसकी तारीफों का पुल बांधना शुरू किया और कहा, आपको नहीं पता राजकुमार, आपके साहस के चर्चे सिर्फ मिस्र ही नहीं बल्कि पूरे रोम और ग्रीस में भी हो रहे हैं। भला आपसे बेहतरीन इस मिस्र को और कौन चला सकता है? अब तो रोम क्या, महाराज ऑलिट्स का हत्यारा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसे भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। ये कहते हुए पोथाइनस ने उस खत को चुपके से वित्त मंत्री के हाथ में पकड़ा दिया और इशारे से उसे वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन राजकुमार टॉलेमी को इन सब की फिक्र कहाँ? वो तो पोथाइनस की तारीफें सुन उसी में लीन हो चुके थे। और इसी बीच उस कमरे में कोई और भी था जो इन सब बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। उधर चंद्रकक्ष में काले कपड़े पहने एक बूढ़ी औरत हाथ में मशाल लिए क्लियोपैट्रा की तरफ आई। आज पूर्णिमा की रात है, वो रात जिसका हर महीने आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। आप तैयार तो है ना बेटी? हाँ दाई माँ, मैं तैयार हूँ। कहते हुए क्लियोपैट्रा ने बगल में रखे अनोखे हीरे का मुकुट उठाया और पहन लिया। उसके मुकुट पहनते ही अजीजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने अपने हाथ में रखी मशाल बुझा दी, जिससे पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। लेकिन अगले ही पल उस कक्ष की छत के एक छोटे से छेद से चांद की तेज रोशनी सीधे उस कमरे में क्लियोपैट्रा के मुकुट पर पड़ी, जिससे उठती चमक से पूरा कमरा दमक उठा। फिर उस रोशनी की सीध सामने रखे पानी के बर्तन पर जा गिरी, जिसमें क्लियोपैट्रा के प्रतिबिंब को देख रहे उस सफेद सांप का ध्यान बटा और उसने झट से क्लियोपैट्रा के हाथ को काट लिया। क्लियोपैट्रा हर पूर्णमासी ये विधि किया करती थी, पर ऐसा क्यों था, इसे आज तक कोई नहीं जान पाया था। अजीजा रोशनी के जाते ही क्लियोपैट्रा के पास आई और नम आंखों से उसके सर पर हाथ रख बोली, कल का आने वाला सूरज आपकी जिंदगी में नई रोशनी भरने वाला है। कल से आपके हाथों में इजिप्ट की मेहंदी के साथ साथ इजिप्ट की सारी जिम्मेदारियां भी होंगी। महाराज के जाने के बाद राज्य की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो गई थी, लेकिन अब आपके गद्दी पर बैठते ही यहाँ एक नया सूरज निकलेगा। क्लियोपैट्रा उनके चेहरे से टपकते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, जब आप जैसी महान औरत जिसने दाई माँ होने के बावजूद मुझे राजविद्या का हर गुण सिखाया, मेरे राज्याभिषेक में माँ के रीति रिवाजों को निभाएंगी तो यहाँ का सूरज जरूर नई बुलंदियां चूमेगा। और रही बात त्याग की, तो त्याग तो हर महारानी को करना ही पड़ता है अपनी प्रजा के लिए। दरअसल क्लियोपैट्रा कभी नहीं चाहती थी कि ये शादी हो, वो किसी और से प्रेम करती थी।
बदकिस्मती से उसे क्लियोपैट्रा ने सिर्फ एक ही बार देखा था, पर उसकी शूरवीरता और बुद्धिमत्ता को देख क्लियोपैट्रा एक झलक में ही उस बेनाम शख्स की दीवानी हो गई थी। लेकिन इस वक्त उसके पिता का सपना पूरा हो रहा था। इस राज्य की खुशी के लिए उसे ये शादी करनी ही थी और ये बात अजीजा बखूबी जानती थी। उन्होंने बात को पलटते हुए कहा, अगर आज आपकी माँ होती तो ऐसा हरगिज नहीं होने देती। मुझे पता है आप चाहती हैं कि मैं इन रिवाजों को पूरा करूं, पर ये महल मुझे वो दर्जा कभी नहीं देगा। ये सुन क्लियोपैट्रा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, ऐसा मत कहिए माँ। भले ही ये महल आपको उस नजर से ना देखे, लेकिन इससे मेरी नजरों में आपकी कीमत कम नहीं हो जाती। और हाँ, अगर माँ होती तो शायद मैं अपने सपनों के राजकुमार से मिल पाती, पर अगर आप नहीं होती तो मैं महारानी कभी नहीं बन पाती। और आपको तो पता है ना माँ, इजिप्ट ही मेरा पहला प्यार है। क्लियोपैट्रा की आंखों में आंसू देख अजीजा ने बात को पलटते हुए उससे बोला, अच्छा, इससे याद आया, मैंने महल के रक्षक से बात की थी। आपके पिता के खूनी का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। कल भव्य समारोह भी है। आपको और टॉलेमी को अपना ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। ये सुन क्लियोपैट्रा ने अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को रोका और दृढ़ता से कहा, हाँ माँ, मैं सिर्फ खुद की ही नहीं, टॉलेमी की भी हर खतरे से रक्षा करूंगी। ये मेरा वचन है। अजीजा ने उम्मीद भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे आप पर पूरा यकीन है राजकुमारी। आपके होते हुए वो हत्यारा इस महल में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कहते हैं ना, राजा चाहे कोई भी हो, पर शतरंज की चाल हमेशा रानी ही जीतती है। अगली सुबह पूरा मिस्र किसी सोने की थाल की तरह चमक रहा था। सुविधाओं के अभाव में भी हर किसी ने अपने घर को दुल्हन की तरह सजा रखा था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी के मन में बस यही लालसा थी कि आज होने वाले समारोह में क्या वो मिस्र की सबसे खूबसूरत महिला का विवाह करीब से देख पाएंगे। क्लियोपैट्रा महल के श्रृंगार कक्ष में शीशे के सामने बैठी तैयार हो रही थी। एक दासी उनके कमरे में रखे कल रात के तोहफे को उठाने ही वाली थी कि तभी क्लियोपैट्रा ने इशारे में उसे अपनी माँ के कपड़े को उठाकर देने को कहा। चारों ओर से लिपटा हुआ सन के कपड़े से बना इजिप्ट का पोशाक जब क्लियोपैट्रा ने पहना तो हर कोई दंग रह गया। दुल्हन के रूप में मड़ियों से बनी कमर की पेटी उसके बदन की आकृति को बखूबी उभार रही थी। उसके गले के आभूषण और उसके चेहरे का तेज किसी अप्सरा की तरह चमक रहा था। ये सब उस सांप के काटने का असर था जिसे क्लियोपैट्रा अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती थी। जब क्लियोपैट्रा तैयार होकर बाहर आई, उसे दुल्हन के रूप में देख भावुक हुई अजीजा ने उसकी बलाएं ली और उसे अपने साथ आइसिस और ओसिरिस के मंदिर की ओर लेकर चली गई। वहाँ वो एक संकरी सुरंग के पास पहुँचे जिसकी दीवारों पर कलाकृतियों के रूप में मिस्र का इतिहास लिखा हुआ था। अजीजा ने क्लियोपैट्रा को इशारा करते हुए कहा, आप अंदर जाकर अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लीजिए। मैं यहीं खड़ी होकर आपका इंतजार करूंगी। क्लियोपैट्रा मंदिर के अंदर चली गई। इस समय ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के ठीक सामने लगे मंच के पास जनता की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। उनकी आंखें बस मंच पर टिकी हुई थी। आसपास के देशों के राजा महाराजा भी वहां आए हुए थे, और आते भी क्यों नहीं। आज का होने वाला समारोह उनके आने वाले कल की राजनीति की नींव खड़ी करने वाला था। उधर अजीजा क्लियोपैट्रा का इंतजार कर रही थी कि तभी सुरंग में किसी के हाफने की आवाज गूंजने लगी। अजीजा जी, कहाँ हैं आप? मुझे आपको कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। एक सिपाही दौड़ते हुए आया तो अजीजा उसे देख चौंक कर बोली, तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें यहाँ आने किसने दिया और ये हाफते हुए क्यों आ रहे हो? ये सब छोड़िए, आप ये सुनिए, कल राजकुमार टॉलेमी के पास रोम का राजदूत आया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो गद्दी पर बैठने वालों के लिए एक पत्र लाया था, पर वो पत्र हमारी राजकुमारी तक नहीं पहुँचा। प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी उस पत्र में पढ़ा, न जाने क्यों मुझे वो सही नहीं लगा। राजकुमार तो ये भी कह रहे थे कि उनके साहस को देख रोम जरूर डर गया होगा। मुझे बात कुछ सही नहीं लग रही है। अतुम अपनी सांसें संभालते हुए बोला। अजीजा सोच में पड़ गई और परेशान होते हुए बोली, ठीक है, एक काम करो,
किसी भी तरह उस पत्र को ढूंढो, और हाँ, अभी ये बात राजकुमारी को नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो वो चिंता में डूब जाएंगी। इस वक्त उन्हें बस इस समारोह पर ध्यान देने की जरूरत है। ये मसला हमें अभी खुद ही संभालना पड़ेगा। तुम इसकी और जानकारी निकालो, पर याद रहे कोई तुम्हें पहचान न पाए। ठीक है, अब जाओ। अंदर क्लियोपैट्रा आइसिस और ओसिरिस की बड़ी सी सोने की मूर्ति के सामने नमन कर रही थी। चारों ओर दीवार पर मिस्र के इतिहास के सभी फारोह के चित्र सोने के पत्थर पर नक्काशित थे। उसकी नजर पास में रखे एक पारदर्शी मर्तबान पे गई, जिसमें काले रंग का एक बड़ा सांप कैद था। इससे पहले कि कुछ पूछने के लिए वो अपना मुंह खोलती, राजपुरोहित ने उन दोनों की ओर देख बड़ी ही गंभीर आवाज में कहा, नियति ने तुम्हारे लिए पहले से कुछ चुन रखा है। आज का दिन तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। ये कह उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और समय से मंच पर पहुंचने को कहा। मंच के पास खड़े लोग दूल्हा दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। तभी माँ की गोद में एक लड़की बोली, माँ देखो, राजकुमारी आ गई। वो देखो माँ। माँ ने पलट कर देखा। लाखों की भीड़ के बीच से 800 सैनिक और 200 नाचने गाने वाली महिलाओं के साथ क्लियोपैट्रा का रथ महल के प्रवेश द्वार से निकलता हुआ मंच की ओर बढ़ रहा था। कुछ सैनिक घोड़े पर सवार थे तो कुछ हाथ में भाला लिए सीधी कतार में चल रहे थे। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ रहा था, वीणा और लठ जो मेसोपोटामिया से लाए गए थे, उन्हें बजाने वालों की उत्सुकता और उनकी मधुर आवाज तेजी से पूरे मिस्र राज्य को क्लियोपैट्रा के आह्वान का संदेश दे रही थी। रथ पर बैठी क्लियोपैट्रा दोनों हाथों में स्वर्ण और नीले रंग की शाही छड़ी, सर पर मिस्र का मुकुट और आंखों में तेज लिए दूर से ही अपनी जनता का एक मुस्कान के साथ अभिवादन कर रही थी। तभी भीड़ की दूसरी ओर से एक और बड़ी झांकी आई, जिसमें टॉलेमी अपने रथ पर बैठ हंसते हुए अपनी तलवार को गर्व से लोगों को दिखाते हुए मंच की तरफ आ रहा था। उनके मंच पर आते ही तालियों की गूंज के साथ बातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। क्या ये राजकुमारी क्लियोपैट्रा का छोटा भाई है? एक आदमी ने पूछा तो दूसरे आदमी ने कहा, हाँ यही तो है, टॉलेमी महाराजा का सबसे छोटा बेटा, अभी सिर्फ 13 साल का ही है, पर सुना है इतनी कम उम्र में भी बहुत शक्तिशाली है। वहाँ बगल में एक विदेशी ने आश्चर्य से पूछा, क्या भाई बहन होकर भी ये दोनों सच में शादी करने वाले हैं? और नहीं तो क्या, देखकर लगता है बाहर से आए हो। तभी तुम्हें नहीं पता, हमारे कुल देवता आइसिस और ओसिरिस भी भाई बहन ही थे। उन्होंने भी शादी की थी। राजसी खून को शुद्ध रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ऐसा सिर्फ राजघराने के लोग ही कर सकते हैं। अच्छा, क्या राजकुमारी क्लियोपैट्रा को शादी करने के लिए कोई और राजकुमार नहीं मिला था? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस यूँ कहो कि राजकुमार मिलने का कोई अवसर ही नहीं मिला। दरअसल महाराज अपनी वसीयत में लिख गए थे कि मिस्र का आने वाला कल टॉलेमी और क्लियोपैट्रा के हाथ में ही है। महाराज की हत्या के बाद रोम ने मिस्र पर टैक्स न भरने का बहुत दबाव डाल रखा है। इस विवाह से मिस्र को महाराजा और महारानी मिल जाएंगे और बंदी बनाए गए मिस्र के मजदूरों को भी छोड़ दिया जाएगा। शायद उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये बातें उनके बगल में खड़ा मूंछों वाला एक सेठ भी बड़े ध्यान से सुन रहा था। कुछ ही देर में शादी की सारी रस्में मिस्र के रीति रिवाजों के साथ मंच पर पूरी की गईं और ऐलान हुआ कि सूरज सीधा चढ़ते ही राज्याभिषेक का महासमारोह शुरू हो जाएगा। सभी की तरह क्लियोपैट्रा और टॉलेमी भी वापस महल के एक कमरे में आ गए। कमरे में आते ही टॉलेमी ने क्लियोपैट्रा से बड़ी खुशी के साथ कहा, मेरे पास आपके लिए कुछ है। ये सुन क्लियोपैट्रा हिचकिचाते हुए बोली, मेरे लिए? पर भाई, आपको मुझे कुछ देने की क्या? वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही टॉलेमी ने उसकी बात वहीं रोकते हुए कहा, ना, अब मैं तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा पति हूँ, और ये तोहफा एक पति का अपनी पत्नी के लिए है। वो धीमे कदमों से क्लियोपैट्रा के पीछे गया और उसकी आंखों पर काली पट्टी बांधते हुए उसके करीब आकर बोला, तोहफा मिलते ही कहीं आप खुशी से पागल तो नहीं हो जाएंगे? उनके शयन कक्ष में जाकर उसने क्लियोपैट्रा की आंखों की पट्टी खोली। वहाँ न जाने कितना सोना और आभूषणों से भरे बक्से रखे हुए थे। टॉलेमी को लगा था कि क्लियोपैट्रा इन सारे आभूषणों को देख उसकी दीवानी हो जाएगी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा क्लियोपैट्रा भड़कते हुए बोली,
ये सब क्या है टॉलेमी? ये सब कहाँ से आया? आपको पता है ना, शाही खजाना दिन पर दिन खाली होता जा रहा है। लोगों के पास खाने को खाना नहीं है और आप मुझे उपहार स्वरूप लोगों का पैसा दे रहे हैं। क्लियोपैट्रा का ये रूप देखकर टॉलेमी ने आश्चर्य के साथ कहा, क्या मतलब? अब आप कोई आम राजकुमारी नहीं, बल्कि मेरी यानी टॉलेमी की पत्नी है। इससे ज्यादा किसी लड़की को और क्या चाहिए हो सकता है? और ये लोगों के पैसे नहीं, ये हमारे पैसे हैं, एक राजा के पैसे। हम ही तो हैं इनके अन्नदाता। क्लियोपैट्रा उसकी इस बात पर हैरान रह गई। वो बोली, इससे ज्यादा? मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। किसी लड़की को संवरने के लिए सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि एक बहादुर और दानवीर पति चाहिए होता है। आप मेरी बहादुरी पर शक कर रही हैं? आप नहीं जानती कि मैंने हमारे पिता का बदला लिया है। मैंने पॉम्पी को काल कोठरी में बंद कर लिया ताकि उसे उसकी सजा मिल सके। ये कहते वक्त टॉलेमी ने कसकर क्लियोपैट्रा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला उमड़ रही थी। क्या कहा आपने? पॉम्पी को बंदी बना लिया? आपको पता है आपने कितनी बड़ी भूल की है? आपने खुद दलदल में फंसे इजिप्ट को युद्ध भूमि पर खड़ा कर दिया है। उसी वक्त अजीजा क्लियोपैट्रा को कुछ बताने के लिए उसके पास उस कमरे में आ गई, जिन्हें देख टॉलेमी ने क्लियोपैट्रा का हाथ छोड़ दिया। वहाँ की गर्मी देख अजीजा चुपचाप बिना कुछ बोले क्लियोपैट्रा को राज्याभिषेक से पहले तैयार करने के लिए ले गई। राजगद्दी के पास सभा में एक बार फिर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। मुहूर्त अनुसार राज्याभिषेक का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। क्लियोपैट्रा और टॉलेमी दोनों को पवित्र नील नदी की शपथ दिलवाई गई कि आज से वो जो भी करेंगे निस्वार्थ मिस्र और उसकी जनता के हित के लिए करेंगे। इस शपथ के साथ महल में चारों तरफ ढोल बजने लगे। महायाजक ने उन्हें राजगद्दी पर बैठने को कहा। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सभा के एक कोने में खड़ी अधीर अजीजा की आंखों में यूं तो खुशी के आंसू थे, जिस नन्ही सी क्लियोपैट्रा को वो हमेशा अपने गले से लगा कर रखती थी। वो आज मिस्र का राजपाट संभालने जा रही थी, पर दूसरी तरफ मन में अपनी बेटी को कुछ जरूरी बात बताने की बेचैनी और बेसब्री भी थी। क्लियोपैट्रा की बहन आर्सेनोए के चेहरे पर भी खुशी थी। वो भी लोगों के साथ तालियां बजा रही थी। एक एक कर टॉलेमी और क्लियोपैट्रा को शाही ताज पहनाना शुरू किया गया। क्लियोपैट्रा की बारी आई। उसने सम्मान स्वरूप महायाजक के सामने जैसे ही ताज के लिए अपना सर आगे किया, एक बूढ़ा वैद्य हांफते हुए टॉलेमी के पास गया और उनसे कुछ ऐसा कहा जिससे टॉलेमी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। टॉलेमी ने अचानक क्लियोपैट्रा की ओर उंगली दिखाते हुए आंखों में गुस्सा लिए चिल्लाकर कहा, सिपाहियों, कैद कर लो इस गद्दार को। सुनकर वहाँ सभी चौंक कर खड़े हो गए। इतने में सभा में खड़े सिपाही फौरन वहाँ आए और क्लियोपैट्रा को बंदी बना लिया। मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? ये क्या हो रहा है टॉलेमी? क्लियोपैट्रा सिपाहियों के चंगुल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। टॉलेमी ने जवाब में सभा के बीच आकर क्लियोपैट्रा की तरफ देखते हुए कहा, हमारे बीच एक गद्दार है जिसने ना तो सिर्फ एक परिवार को धोखा दिया, बल्कि इस पूरे राज्य के लोकप्रिय महाराज को मौत के घाट उतार दिया। ये सुनते ही लोगों में हड़कंप मच गया। क्लियोपैट्रा खुद इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका छोटा भाई, उसका पति, उस पर इतना घिनौना इल्जाम भला कैसे लगा सकता था। ये आप क्या कह रहे हैं टॉलेमी? आप अच्छी तरह से जानते हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो खुद पिताजी के लिए। तभी सभा में से किसी की आवाज आई, इसका क्या सबूत है कि राजकुमारी क्लियोपैट्रा ही महाराज के मौत की जिम्मेदार है? टॉलेमी ने पोथाइनस के हाथ से एक शीशी ली और सबके सामने उसे ऊपर उठाते हुए कहा, ध्यान से देखिए इस शीशी को। ये शीशी क्लियोपैट्रा के चंद्र कक्ष से मिली है। इस शीशी में वो जहर है जिससे मिस्र के महाराजा यानी मेरे पिता की हत्या हुई, और वो जहर किसी और का नहीं बल्कि क्लियोपैट्रा के सफेद सांप का है। ये सुन सभी क्रोध से क्लियोपैट्रा की ओर देखने लगे। पूरी सभा की शक की निगाहों को अपनी ओर देख क्लियोपैट्रा का दिल टूट गया। उसकी तर्क करने की क्षमता कुछ पल के लिए कहीं फंसी गई थी। तभी टॉलेमी ने ऐलान किया, यहाँ का महाराज होने के नाते मैं न्याय के तौर पर क्लियोपैट्रा को मौत की सजा सुनाता हूँ।
ये सुन सब गंभीर हो गए। क्लियोपैट्रा को एक और बड़ा झटका लगा, पर उसी वक्त राजकुमारी आर्सिनोए आगे आईं। उन्होंने असहज भाव से कहा, नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। माना कि क्लियोपैट्रा एक गुनहगार है, पर वो इस राजमहल की राजकुमारी भी है, और एक राजकुमारी होने के नाते इस महल की गरिमा को बचाने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उसे मौत की सजा देने के बजाय देश से बाहर निकाल दें। टॉलेमी ने आर्सिनोए की बात पर सहमति के साथ भारी आवाज में सैनिकों को आदेश दिया, इस गद्दार को यहाँ से तुरंत निकालने की तैयारी की जाए। लोगों के चेहरे की खुशी विद्रोह में बदल गई थी। क्लियोपैट्रा के बारे में ऐसा जानकर कई मिस्रवासियों को चोट पहुंची थी। उनकी होने वाली महारानी ऐसा कैसे कर सकती थी? उधर अजीजा का रो रो कर बुरा हाल था। वो क्लियोपैट्रा के कमरे में उसके बिस्तर के पास बैठ खुद से बोली, अगर मैंने तुम की बातों को इतना हल्के में नहीं लिया होता और रोम से आए उस पत्र के बारे में समय से क्लियोपैट्रा को बता दिया होता तो आज ये समय नहीं देखना पड़ता। सब मेरी गलती है। आपने मुझे अपनी माँ समान माना राजकुमारी, और मैं चाहकर भी भरी सभा में सच नहीं बोल सकी। इतना कहते कहते उनका हाथ वहां रखे एक तोहफे पर पड़ा और वो तेजी से चीख उठी। उन्होंने झट से अपना हाथ देखा। उनके हाथ की त्वचा जल चुकी थी। उन्होंने भागकर जल्दी से स्नान कुंड में अपना हाथ डुबो दिया। थोड़ी राहत मिलते ही उनके मन में एक ख्याल आया और उन्होंने आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये तोहफा तो वही कपड़ा है जो राजकुमारी के लिए आया था। यानी उनको कोई मारने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर सुबह आई उसी लाखों की भीड़ के बीच से सैनिक क्लियोपैट्रा के हाथ पैर बांध उसे कम से कम वस्त्रों में, बिना किसी सामान या पैरों में चप्पल के, मिस्र की सीमा के बाहर ले जा रहे थे। क्लियोपैट्रा की आंखें नम थी, शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। वो राजकुमारी जिसकी खूबसूरती को मिस्र का हर एक मर्द देखने को तरसता था, उसे आज बिना किसी श्रृंगार के पूरे मिस्र के सामने बेइज्जती के साथ निकाला जा रहा था। ऐसी खूबसूरत पत्नी को भला कौन खुद से दूर रखना चाहेगा? चल के महाराज से बोले क्या? अगर उन्हें नहीं पसंद तो हमें ही दे दे। इस लड़की की छुअन से तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसी बीच वो मूंछों वाला सेठ भीड़ से निकल क्लियोपैट्रा के पास आया और अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोला, इजिप्ट में 22 बीघा जमीन है मेरी, अभी भी मौका है। अगर इस नरक से निकलना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो, मेरी पत्नी बन जाओ, फिर ऐश ही ऐश में रहोगी। ये कह उसने लालच भरी निगाहों से क्लियोपैट्रा को देखा। क्लियोपैट्रा की आंखें गुस्से से लाल थी। उसने रुक कर उस सेठ को देखा और फिर उसके करीब जाकर बड़ी ही नशीली आवाज में कहा, मुझे इजिप्ट की 22 बीघा जमीन नहीं, मुझे पूरा इजिप्ट चाहिए। ये सुन हैरानी से उस आदमी की आंखें बाहर आ गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्लियोपैट्रा ने पीछे मुड़कर अलेक्जेंड्रिया के महल को देखा और एक बेफिक्र मुस्कान के साथ कहा, आइसिस की बेटी आज इजिप्ट की काली मिट्टी की सौगंध खाकर कहती है कि इजिप्ट की महारानी क्लियोपैट्रा जल्द ही अपना राज्य लेने वापस जरूर आएगी और उसकी वापसी पूरा विश्व देखेगा।